हेलो दोस्तों, वेलकम टू कोचिंग वाला। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 10 करने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, द मास ऑफ अ पार्टिकल इज m, इट इज़ मूविंग along a circular path of radius r, its angular momentum is j, centripetal force acting on it। ठीक है, तो हमें ये सॉल्व करना है और ये क्वेश्चन आ चुका है पीजीटी 2009 में। ओके, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स को हम लिखते हैं F इज़ इक्वल टू mv² अपॉन r। ओके, और यहाँ पर कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम गिवन है J इज़ इक्वल टू mvr। ओके, अब यहाँ से अगर हम b की वैल्यू फाइंड करें, यहाँ से b की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो ये आएगा J अपॉन mr। ओके, अब ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। m अपॉन r b के प्लेस पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा J अपॉन mr होल स्क्वायर। m अपॉन r मल्टीप्लाई J स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर और r स्क्वायर। m से m कैंसिल हो जाएगा, एक पावर कैंसिल हो जाएगी और ये होगा J स्क्वायर अपॉन m r की पावर 3। ओके, तो ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल सही होगा, J स्क्वायर अपॉन m r की पावर 3। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। टू सैटेलाइट्स A एंड V आर रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इज इन द सेम ऑर्बिट, मास ऑफ B इज थ्राइस टू दैट ऑफ A, देन द करेक्ट स्टेटमेंट इज। ठीक है, तो इसमें हमें बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, जबकि दिया हुआ है कि जो B का मास है वो A के मास से 3 गुना है। ठीक है, 3 टाइम्स मोर देन मास ऑफ A। ओके, देखिए यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है, स्पीड्स ऑफ A एंड B आर इक्वल। अगर हम स्पीड्स को देखें, ठीक है, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी जो होती है v0 इज इक्वल टू अंडर रूट, ये होता है gme अपॉन re। ओके, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मास कहीं पर भी नहीं दिया है, तो जो v0 है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m की पावर 0, तो ये मास पर डिपेंड नहीं करता है। m की पावर हम 0 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर मास यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, तो हम मास की पावर 0 हम ले सकते हैं। ठीक है, तो मास पर डिपेंड नहीं करता है। मास चाहे सैटेलाइट का कुछ भी हो, मास पर डिपेंड नहीं करती है ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल सही होगा। अगर हम दूसरा देखें, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए एंड बी आर इक्वल। देखिए, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है मास पर, तो काइनेटिक एनर्जी मास पर डिपेंड करती है, पोटेंशियल एनर्जी मास पर डिपेंड करती है, तो ये इक्वल नहीं हो सकती। इस वजह से ऑप्शन ए इसमें सही होगा। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। टू बॉल्स आर फॉलिंग इन अ लिक्विड, if the ratio of their radii is 2:1, then ratio of their terminal velocities। ओके, टर्मिनल वेलोसिटी देखिए क्या होता है। टर्मिनल वेलोसिटी को हम VT से डिनोट करते हैं और इसको लिखते हैं हम 2/9 r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा अपॉन ईटा, और यहाँ पर लिखेंगे g। ये होता है टर्मिनल वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला। ओके, यहाँ पर देखिए बाकी का तो दिया नहीं है, सिर्फ रेशो दिया हुआ है। तो जो रेडियाई हैं इसे यहाँ पर हम देखेंगे v1 अपॉन b2 अगर लिखेंगे तो r1 अपॉन r2। ठीक है, रेडियस पर डिपेंड करती है टर्मिनल वेलोसिटी, तो स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो रेशो गिवन है वो रेशो क्या है, 2:1 है, तो 2/1 स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4/1। ओके, तो यहाँ पर रेशो क्या रहेगा, 4/1 रहेगा, तो ऑप्शन बी इसमें सही होगा। ओके, बी इसमें सही होगा। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ डाईएटमिक मॉलिक्यूल इज। ओके, फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड करनी है और यहाँ पर फोर्स कांस्टेंट और रिड्यूस मास यहाँ पर गिवन है। ओके, यहाँ पर देखिए कोई मॉलिक्यूल है, एक्स और वाई, इसके 2 एटम है x और y। तो डाई एटमिक के लिए यहाँ पर हमने मान लिया कि इसका मास m1 है और इसका मास m2। तो
तो इस कॉम्बिनेशन का जो टोटल मास होगा, ठीक है, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि संपाती द्रव्यमान म्यू, तो म्यू जो होता है वो m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 होता है। ओके, फोर्स कांस्टेंट। अब देखिए आपने पढ़ा होगा कि एसएचएम में स्प्रिंग के लिए अगर फोर्स कांस्टेंट k दिया हुआ है तो यहाँ से टाइम पीरियड t इजिकल टू आता है 2 पाई अंडर रूट म्यू अपॉन के। अगर हम n फाइंड करेंगे तो ये आएगा 1/2 पाई अंडर रूट के अपॉन म्यू। ओके, तो ये होता है फ्रीक्वेंसी के लिए n इजिकल टू 1/2 पाई अंडर रूट के अपॉन म्यू। अब के अपॉन म्यू किस में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, 1/2 पाई अंडर रूट के अपॉन म्यू। ओके, यहाँ पर देखेंगे वाटर स्टोर्ड इन अ डैम प्रोसेसेस, बांध में एकत्रित पानी में होती है कौन सी ऊर्जा होती है, ठीक है। तो जो पानी एकत्रित पानी है डैम में, बांध में, तो उसमें जो गतिज जो ऊर्जा होगी वो स्थितिज ऊर्जा होगी। तो ऑप्शन डी इसमें सही होगा, पोटेंशियल एनर्जी। ओके, पोटेंशियल एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम हो जाता है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम और रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए हमें पता है क्या होता है, डी क्यू इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। मतलब ये है कि जो हीट चेंज है वो 0 हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। ओके, डी यू यहाँ पर इंटरनल एनर्जी में चेंज और ये है वर्क डन। ओके, डी डब्ल्यू। अब डी डब्ल्यू जब 0 हो जाता है तो यहाँ पर लिखेंगे हम डी यू प्लस डी डब्ल्यू, तो यहाँ से निकल के आएगा डी यू इज इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू। ओके, तो ऑप्शन यहाँ पर सी आपका सही होगा, डी यू इज इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू। एट a given temperature the ratio of root mean square velocities of two different gases of molecular weight m1 and m2 respectively। देखिए रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो होती है VRMS, ये होती है 3RT अपॉन m। यहाँ पर m क्या है, मॉलिकुलर वेट है, t यहाँ पर टेम्परेचर है, r क्या है, गैस कांस्टेंट है। ओके, अब यहाँ पर हमें करना क्या है, हमें फाइंड करना है दो अलग अलग गैसेस का। तो एक हम ले लेते हैं VRMS 1 और VRMS 2। क्या होगा, ये टेम्परेचर वगैरह कांस्टेंट है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा m2 अपॉन m1। ओके, m2 अपॉन m1, तो ऑप्शन बी इसमें सही होगा। ओके, यहाँ पर देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ ई नॉट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन सेल इज़ करेक्ट। कॉन्सेंट्रेशन सेल के लिए ई नॉट जो होता है वो ध्यान रखेंगे हमेशा 0 होता है, ठीक है, ई नॉट 0 होता है। तो यहाँ से जो ई सेल हम फाइंड करते हैं, ई सेल इज इक्वल टू होता है ई नॉट माइनस ओके, यहाँ पर आता है एन एफ और एल एन, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ से ई नॉट 0 हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन सी इसमें सही है, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0। दी गई अभिक्रिया में O3 का तुल्यांकी भार होगा। O3 का तुल्यांकी भार हमें बताना है। देखिए क्या होगा, O3 प्लस ये दिया हुआ है, यहाँ पर हम सीधा चेक करते हैं। O3 में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर को हम चेक करेंगे कि कितना चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर O की ऑक्सीडेशन स्टेट या O की ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। 3H2O में अगर हम फाइंड करेंगे तो यहाँ पर O का -2 होगा। कितने का चेंज आ रहा है, 2 का चेंज आ रहा है। तो 2 का चेंज आ रहा है तो तुल्यांकी भार जो होता है इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू होता है मॉलिकुलर वेट। तो मॉलिकुलर वेट यहाँ पर m गिवन है,
तो m/2 होगा। ओके, m/2। यहाँ पर 2 क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज, ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन। तो ऑप्शन सी इसमें सही होगा, m/2। जब किसी अभिक्रिया की सांद्रता 2 गुनी हो जाती है तो अभिक्रिया की दर 4 गुनी हो जाती है। अभिक्रिया का क्रम है। अब इसमें हमें रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है। कैसे बताएंगे? देखिए, अब अभिक्रिया की दर 4 गुनी हो जाती है सांद्रता 2 गुनी करने पर, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर R = K। ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ है। सांद्रता अगर हम 2 गुनी कर रहे हैं तो दर 4 गुनी करने के लिए हमें क्या करना होगा? यहाँ से हमें पावर में 2 लेना होगा। अगर इसकी पावर में 2 होगा तभी यहाँ पर सांद्रता 2 गुनी करने पर अभिक्रिया की दर 4 गुनी हो सकती है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा? ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 होगी, तो ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल सही होगा। ओके, तो जहाँ पर रिएक्टेंट्स होते हैं और रिएक्टेंट्स की जो पावर में नंबर होते हैं उनको ऐड कर लेते हैं, वही यहाँ पर क्या होता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। तो ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल सही होगा। इन द न्यूक्लियर रिएक्शन, नाभिकीय अभिक्रिया में यहाँ पर देखिए दिया हुआ है और हमें चेक करना है कि यहाँ से न्यूट्रॉन निकलेगा, प्रोटॉन निकलेगा, या बीटा पार्टिकल या फिर अल्फा पार्टिकल निकलेगा, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले क्या दिया? लिथियम 3 Li7 दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसका एटॉमिक नंबर देख लें, 3 है और ऊपर कितना है? 7। 0n1 एक न्यूट्रॉन है। अगर हम ऊपर देखिए 1, 7 और 1 कितना हो गया? 8। इधर हम आ जाएं तो 2 4 8। हीलियम का भी यहाँ पर कितना हो रहा है? यहाँ पर हीलियम के 2 एटम हैं। तो जब 2 एटम हैं तो यहाँ पर देखिए एटॉमिक मास बैलेंस हो गया, एटॉमिक मास बैलेंस हो गया। ठीक है, उधर भी 8 बन रहा है, इधर भी 8 बन रहा है, लेकिन एटॉमिक नंबर बैलेंस नहीं हो पाया। उधर 3 है लेकिन इधर 4 हो रहा है। ठीक है, हीलियम का कितना एटॉमिक नंबर? 2 है, लेकिन 2 एटम है, तो 2 एटम के हिसाब से कितना हो गया? 4 हो गया। वहाँ 3 था, यहाँ पर 4 है। इसका मतलब 1 बढ़ रहा है। 1 तभी बढ़ता है जब बीटा पार्टिकल निकलता है। ठीक है, तो बीटा पार्टिकल जब निकलेगा तभी परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाता है। अगर अल्फा पार्टिकल निकलता है तो 2 परमाणु क्रमांक घट जाता है और परमाणु भार 4 घट जाता है। ठीक है, बीटा पार्टिकल के निकलने से परमाणु क्रमांक 1 बढ़ जाता है। ठीक है, अब परमाणु भार पर कोई चेंज नहीं आता है, वही रहता है कांस्टेंट। ओके, तो ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल सही होगा। कैंसर के उपचार में उपयोग होने वाला रेडियोधर्मी आइसोटॉप कौन सा है? देखिए, कैंसर के उपचार में हम यूज़ करते हैं कोबाल्ट 60, CO60 को यूज़ करते हैं कैंसर के उपचार में। विशिष्ट चालकता को किस सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? विशिष्ट चालकता को देखिए कैसे प्रदर्शित करेंगे, तो इसको हम देख लेते हैं। देखिए, आपने पढ़ा होगा कि R होता है, फिजिक्स में भी देखिए पढ़ा होगा R ρL/A। अगर हम यहाँ से रो फाइंड कर लें तो रो फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा RA/L। ओके, अगर हम 1/ρ कर लें, ये विशिष्ट प्रतिरोध है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, इसका व्युत्क्रम कर दें तो ये आ जाएगा चालकता, विशिष्ट चालकता सॉरी। तो विशिष्ट चालकता को हम लिखते हैं 1/ρ, या विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को लिखते हैं। तो 1/ρ क्या लिखा जाएगा? इसको हम उल्टा कर देंगे तो ये 1/R और यहाँ आएगा L/A। ओके, अब यहाँ पर A हमने क्या लिया है? कैपिटल, जो कि क्रॉस सेक्शनल एरिया है वायर का, या कह सकते हैं कंडक्टर का। तो यहाँ पर स्मॉल a लिया हुआ है, तो ऑप्शन बी इसमें सही होगा, K = L/A × 1/R। ओके, यहाँ पर देखेंगे यौगिक में X का समनव्य और ऑक्सीकरण संख्या क्रमशः होगा। समनव्य और ऑक्सीकरण संख्या देखिए कैसे फाइंड करते हैं। अगर हम समनव्य संख्या की बात करें तो यहाँ पर हम चेक करते हैं कि कितने लिगेंड्स हैं इसमें। एक तो यहाँ पर SO4 है और NH3 कितने हैं? 5 हैं। तो यहाँ पर टोटल लिगेंड्स कितने हो गए? टोटल लिगेंड्स हो गए 6। तो 6 × 1 बराबर कितना आ गया? 6। एक तो 6 इसमें समनव्य संख्या हो गई, जिसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गई ये CN। ओके, अब दूसरा हमें यहाँ फाइंड करना है ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड करते हैं नॉर्मली?
एक्स हमें लिखना है, SO4 का हमें पता है -2 होती है, ठीक है। -2 कैसे आई, यहाँ पर हम लिख सकते हैं जैसे K2SO4 लिखते हैं ना, K2SO4। तो यहाँ पर अगर इसको हम अलग अलग पार्ट्स में, ठीक है, वियोजित करेंगे तो क्या आएगा, SO4 डबल नेगेटिव आएगा और 2K पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पर इसीलिए SO4 की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -2 होती है। ओके, तो डायरेक्ट हम SO4 की -2 लिख लेते हैं, प्लस 5 मल्टीप्लाई NH3 के लिए 0 होगी। ओके, और Cl के लिए होती है -1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए कितना हो गया, 2 माइनस का 2 सॉरी, ओके, और इधर माइनस का 1 और ये तो 0 हो गया प्लस का बराबर 0। अब ये x -3 हो गया बराबर 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 3 वो भी प्लस का। ओके, 3 हो जाएगा प्लस का। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल सही होगा, 6 और 3। ओके, यहाँ पर देखेंगे निकिल Ni2 पॉजिटिव में युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जब निकालते हैं तो इसका हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाना पड़ेगा। तो Ni2 प्लस के लिए, ओके, देखिए ऐसे बनाएंगे, Ni निकिल का होता है देखिए 28 होता है, 2 निकल गया, कितना बचा, 26 बचा। ठीक है, अभी पहले 28 के लिए बनाते हैं, 28 के लिए बनाएंगे 1s2 2s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 3d8। ओके, 3d8 होगा। अब 3d8 के लिए हम इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करते हैं, देखिए इसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8। ओके, और 2 इलेक्ट्रॉन जब निकलेंगे, ओके, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो निकलेंगे वो निकलेंगे S से निकलेंगे और ये 4s हो जाएगा 0। लेकिन 3d में आप चेक करेंगे तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अयुग्मित हैं, अनपेयर्ड हैं। कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो 2 होंगे यहाँ पर, तो ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल सही होगा। ओके, प्रवक्ता चयन परीक्षा 2010 में आ चुका है। ओके, अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा फास्फोरस का ऑक्सी अम्ल सिल्वर नाइट्रेट को सिल्वर धातु में अपचयित कर देता है। ओके, तो यहाँ पर हमें चेक करना है कि कौन सा ऑक्सी अम्ल सिल्वर नाइट्रेट को सिल्वर धातु में अपचयित करेगा। अब कौन सा करेगा इसमें, देखिए H3PO3 की जब रिएक्शन होती है सिल्वर नाइट्रेट के साथ 2AgNO3 के साथ प्लस H2O, तब इसकी जो रिएक्शन होगी यहाँ पर H3PO4 बनेगा और ये बनेगा 2Ag प्लस 2Ag और क्या बनेगा, अब यहाँ पर देखिए NO3 है, ओके, PO4 ये हो गया, ये H2 NO3, तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, ये H2O प्लस NO2 ये बनेगा। ओके, तो 2Ag में चेंज करने के लिए ऑक्सी अम्ल सिल्वर नाइट्रेट को, अब सिल्वर नाइट्रेट को अपचयित कर रहा है तो कौन सा होगा, H3PO3 होगा। H3PO3 तो कर रहा है इसको अपचयित, ठीक है, तो ऑप्शन सी इसमें सही होगा, H3PO3। ओके, ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल सही होगा, H3PO3। ओके, तो ये क्वेश्चन थे हमारे, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अलग अलग एग्जाम्स में आ चुके हैं। PCS में भी आए हुए एग्ज़ाम क्वेश्चंस हैं, PCS प्री में, और GIC लेक्चरर के लिए भी आ चुके हैं। ओके, सभी क्वेश्चंस यहाँ पर इम्पोर्टेंट लिए हैं हमने। ओके, ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। ओके,
ओके, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और आगे भी हम इस तरीके की वीडियोस बनाते रहेंगे। ओके, तो लाइक ज़रूर किया करें, आपसे रिक्वेस्ट है। ओके, थैंक यू वेरी मच।